नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हमारा ये साप्ताहिक शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। इस शो पर हम देश और दुनिया से जुड़ी सुरक्षा से जुड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। इस हफ्ते जो हमने आपके सामने सवाल रखा था वो बेंगलुरु से जुड़ा था। सवाल था कि बेंगलुरु विस्फोट को देखते हुए क्या आतंक का भय का खतरा और डर एक बार फिर से उभर के आ रहा है। प्रवीण, चलिए शो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे दर्शकों को एक रिकैप दे पाए कि हुआ क्या था बेंगलुरु में। तो पहली बात, मैं अपने सारे दर्शकों को इस बार स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सारा ड्रामा चल रहा है। तो अगर आप हमारे सिक्योरिटी के शो को सुन रहे हैं तो डबल थैंक यू। लेकिन इस वक्त एक्चुअली मतलब ये टॉपिक वाकई इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि बेंगलोर के रामेश्वरम कैफ़े में, जैसे आप सब जानते हो, कुछ वक्त पहले एक बम फटा जी। ज़्यादा लीथल बॉम्ब नहीं था, लेकिन वो मैं ज़्यादा इसमें टेक्निकल डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जो शायद लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ स्किल के वजह हुआ। बहुत इजीली वो लीथल बॉम्ब बन सकता था। और अब पुलिस ने उस केस में पहला अरेस्ट किया है। जी। और पुलिस का ये कहना है कि ये अरेस्ट जुड़ा हुआ है एक अर्लियर केस में, जो मैंगलोर में मंदिर के बाहर एक ऑटो रिक्शा में प्रेशर कुकर बम फटा था। उसमें कुछ लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन 4 लोग फरार हैं जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उस केस में। और कहा जा रहा है कि शायद, और कहा जा रहा था कि शायद 2 देश छोड़ के भाग गए थे, 2 जी। कहीं देश में ही मिल नहीं रहे थे। और अब पुलिस का ये कहना है कि शायद ये लेटेस्ट बॉम्बिंग भी उस ग्रुप से जुड़ा है। और जो उस ग्रुप के बारे में हमें पता है ये है कि वो इस्लामिक स्टेट या आइसिस के प्रोपेगेंडा से बहुत वो इन्फ्लुएंस हो गया था, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। और देयरफॉर हो सकता है कि कहीं कर्नाटका में आज भी कोई ग्रुप है या नेटवर्क है जो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके ये अटैक्स कर रहा है। अब भारत में वक्त वक्त पे ऐसे ग्रुप पैदा हुए हैं, और असली सवाल यही फिर बनता है कि ऐसे ग्रुप बार बार क्यों आ रहे हैं। क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, या इंटरनेट से यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं, या हमारे समाज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हम बात करना नहीं चाहते और ध्यान से देख नहीं रहे हैं, जी। जो इन ग्रुप्स को दोबारा पैदा करे जा रही है। चलिए इसी के साथ सवालों से शुरुआत करते हैं। पहले 2-3 सवाल थोड़े मिलते जुलते हैं, आपने इनके बारे में बात भी की, लेकिन पहला सवाल लूँगी कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या इन घटनाओं के पीछे पुलिस की विफलता है या आतंकवादी संगठनों का फिर से एक्टिव होना? तो ज़्यादातर मैं इन प्रोग्राम्स में पुलिस की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता हूँ कार्तिक जी, मतलब उनको टोकने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि ख़ास तौर से एनआईए और कुछ स्टेट्स की पुलिस, जैसे तेलंगाना पुलिस ने काफ़ी सफलता दिखाई है पिछले कई सालों में। जबकि बहुत सारे ये आईसिस से जुड़े हुए मॉड्यूल आए हैं, नंबर अलग अलग बताए जाते हैं, कोई 100 तक भी नंबर चला जाता है। लेकिन ये काफ़ी सारे मॉड्यूल्स दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कई स्टेट्स में इंटरसेप्ट हुए हैं। जी। और कोई मेजर ब्लास्ट हमारे मुल्क में, मेजर ब्लास्ट मुझे कहना चाहिए, 2010-11 के बाद कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है। और इसकी एक ये वजह है कि पुलिस खास तौर से अपने साइबर ऑपरेशंस, ऑनलाइन ऑपरेशंस में काफ़ी सक्सेसफुल रही है रोकने में। लेकिन पहली बात हमें ये माननी चाहिए कि पुलिस हर बार सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उग्रवादी को एक बार सक्सेसफुल होना है, पुलिस को हर बार होना है, और हर बार नहीं होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में भी जहां बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं सिक्योरिटी में, कुछ इंसिडेंट्स टाइम टाइम पे होते रहते हैं। तो अगर एक बहुत सारे लोग हों जो दहशतगर्दी फैलाने पे तुले हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोग तो सफल होंगे ही होंगे। दूसरी बात ये कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से ज़्यादा अहम सवाल ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि ये ग्रुप्स क्यों आखिर पैदा हो रहे हैं। तो इसमें कई थियरियाँ चलती हैं, लेकिन आगे वो हम सवालों में जी। और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला सवाल सत्यम का लूँगी। वो बोल रहे हैं, नमस्कार अपूर्वा मैम और स्वामी सर, आपको भी नमस्कार। बोल रहे हैं कि बेंगलुरु ब्लास्ट में क्या ये कंफर्म हो गया है कि इस ब्लास्ट में टेररिस्ट का हाथ है या अभी नहीं? अगर टेरर अटैक है तो डोमेस्टिक टेरर इन्वॉल्व है या इंटरनेशनल?
और स्वामी सर, आप इस बात से कितना अग्री करते हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे फिर से सिक्योरिटी स्टेट बनता जा रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सत्यम जी। पहले दो सवाल का तो जवाब देना काफ़ी आसान है। फैक्ट्स ये हैं जो हम जानते हैं पक्के तौर से कि एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस उस कॉफ़ी हाउस में, रामेश्वरम कैफ़े में था। अब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़े इतिहास में जाए तो आप देख लेंगे कि बहुत कॉमनली यूज़ केमिकल्स जो बाज़ार में मिलते हैं, उनका थोड़ा आप रिसर्च कर लें इंटरनेट में, या अपने स्कूल के केमिस्ट्री क्लास को थोड़ा सीरियसली लें जी। तो डिवाइस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। और इंडियन मुजाहिदीन जो बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था, बहुत बातें चलती थी कि ये बहुत हाईली ट्रेंड है। वो इनफैक्ट एक्सप्लोजिव्स बहुत सिंपल चीज़ से बनाते थे। वो फर्टिलाइज़र यानी अमोनियम नाइट्रेट को और मिट्टी के तेल को मिला के प्रेशर कुकर के अंदर पैक कर देते थे और सिंपल टाइमर डेटोनेटर उसके साथ जोड़ देते थे। तो ये तो मतलब रिस्क्स हैं। आई डोंट रेकमेंड कि कोई एक्सपेरिमेंट्स भी ऐसे करे, क्योंकि मुँह हाथ खो देना बहुत आसान है इसमें। लेकिन कोई डिटर्मिन्ड एलिमेंट डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस इन चीज़ों के नेट पे ढूंढ ले सकता है, और बहुत एक लीथल डिवाइस घर में बना लेना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो एक एक्सप्लोजिव डिवाइस बना था, उसमें एक टेक्निकल डिफेक्ट था जिसकी वजह वो ठीक तरह फटा नहीं। अब क्या वो टेक्निकल डिफेक्ट इसलिए आया क्योंकि बनाने वाला एमेचर था और कोई गलती कर दी थी, या वैसे ही कोई गलती हो गई, ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। इंडियन मुजाहिदीन के भी कुछ बॉम्ब ब्लास्ट, जैसे सूरत में उनका एक बॉम्ब ब्लास्ट सीरीज़ चला था, वो फेल हो गया क्योंकि जो टाइमर डिवाइस उनने बनाए थे उनमें एक छोटा सा वायरिंग डिफेक्ट था। जी। तो ये हो जाता है कभी कभी। इस केस में वी डोंट नो, बट लग रहा है, पुलिस को ये लगता है कि जिस जन ने वो बनाया, जैसे कि मैंने बोला, वो मंगलुरु वाले ब्लास्ट 2 साल पहले से जुड़ा हुआ है कि डिवाइस में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। लगता है कि पुलिस को कुछ आइडिया है कि ये आदमी जिसकी सीसीटीवी फुटेज हर जगह चली है वो कौन हो सकता है। उसके दोस्त और संबंध रखने, ताल्लुक़ रखने वाले उठाए गए हैं। इंटरनेशनल कनेक्शन है कि नहीं है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो अपने काम के लिए थोड़ा बहुत पैसा गल्फ़ में या दूसरी जगह से अपने दोस्तों से मंगवा लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनको बनाना, इन डिवाइसेस को बनाना बहुत सिंपल काम है। कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। जी। अगर ये पैसे बाहर से लाना थोड़ा बहुत आप इंटरनेशनल कनेक्शन समझते हो तो कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि किसी जिहाद पसंद तंजीम से, जैसे कि लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद, इनसे कोई इनके ताल्लुक़ थे। हो भी सकता है कि किसी को जानते थे, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर इन ग्रुप्स की, इंडियन ग्रुप्स की या इंडियन लड़कों की ट्रेनिंग आजकल नहीं हो रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान छोड़ के बहुत सारे लोग बाहर चले गए थे, जिसके बारे में भी अभी सवाल जवाब में शायद और हम डिस्कस कर लेंगे। फाइनल क्वेश्चन सिक्योरिटी स्टेट का सबसे इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली इंडियन लॉज कड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग अब जेल में वक्त ज़मानत के बिना गुजार रहे हैं, और उनमें से बहुत लोग ऐसे पता लग रहे हैं अलग अलग केसेस के में कि वो बहुत सालों बाद निकलता है कि वो इनोसेंट थे, या उनके खिलाफ केस जो थे वो कच्चे पकाए गए थे। जी। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में डेफिनेटली एक हाथ पे पैरानोया बन गया है कि ओवर रिएक्शन बहुत है, जिससे आगे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। दूसरे हाथ पे जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए केसेस को प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करने की, सबूत ठीक बनाने का, और आरोपियों को प्रोसिक्यूट करने का फेयरली एविडेंस के तौर पे, वो कैपेसिटीज़ उतनी नहीं बनी है जितनी होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स ने बहुत तरक्की की है, ख़ासतौर से सदर्न स्टेट्स ने, लेकिन अधिकांश भारत में अभी भी हालत बहुत ख़राब है। ट्रेनिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रोसिक्यूटोरियल स्किल नहीं है, और इसके वजह मतलब टारगेटेड केस करने की जगह बहुत टेम्पटेशन रहता है कि जो कहते हैं यूजुअल सस्पेक्ट सबको उठा लो, डंडे मारो और केस लगा दो, और बिना ज़मानत के वो कई सारे साल काटेंगे। 10 साल बाद किसको याद रहेगा केस में क्या हुआ नहीं हुआ। जी। जी। अगला सवाल ललित का है। वो बोल रहे हैं कि बेंगलुरु ब्लास्ट को पहले सिलेंडर ब्लास्ट क्यों बताया गया? क्या सरकार को गलत जानकारी थी या किसी रणनीति का हिस्सा था ये?
मेरे ख्याल से रणनीति तो नहीं थी। शुरू शुरू में अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे कैफ़े की, तो लगा नहीं कि बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था, क्योंकि जो ब्लास्ट के बगल में भी लोग बैठे हुए थे, सिर्फ 2 लोगों को ज़ख्म आए और वो भी बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल ज़ख्म नहीं आए। जैसे मैं कह रहा था, लग रहा है कि डिवाइस के मैन्युफैक्चर में एक कोई डिफिशियंसी थी जिसके वजह वो बम उतनी लिथैलिटी से फटा नहीं जितना नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं आईडी से। और हो सकता है क्योंकि किचन के एरिया से ब्लास्ट है, लोगों को शुरू शुरू वहाँ जो आई विटनेस थे उनको लगा कि सिलेंडर ही फटा होगा या ऐसे कुछ हुआ होगा। जब पुलिस मौके पे पहुंची और जांचने लगी तो आईडी के फ्रैगमेंट्स मिले, कहानी क्लियर हुई। मेरे ख्याल से कोई इसमें कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं थी। डेफिनेटली बेंगलोर जैसे शहरों में बहुत एक दहशतगर्दी की इशू पे सेंसिटिविटी है। बेंगलोर, हैदराबाद, 2-3 और ऐसे शहर हैं जिनमें, पुणे, जिनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन इन्वेस्टर्स का, टेक कंपनीज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनकी इकोनॉमी इन पे चलती है। और अगर उन कंपनीज़ को लगता है कि उनकी सेफ्टी नहीं है वहाँ, या एक बॉम्ब ब्लास्ट के वजह रिटेलिएशन में आगे दंगे हो जा सकते हैं या अस्थिरता पैदा हो सकती है, कई दिनों के लिए कर्फ्यू रह सकता है, जैसे बॉम्बे में 1993 में हुआ था, तो कंपनीज डर जाती हैं और अपना पैसा दूसरी जगह ले जाती हैं। और इन शहरों में बहुत अपने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में पैसे खर्च किए हैं, बट जनरली कोई भी घटना होती है तो एक कोशिश होती है कि वो डाउन प्ले हो। इस केस में लेकिन उसी दिन पुलिस काफ़ी क्लियरली कहने लग गई थी जर्नलिस्ट को कि लग रहा है कि कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस ही है। और आखिर इन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का सियासी बातें एक तरफ छोड़े तो इंटरेस्ट यही है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं ताकि वो दोबारा ऐसे कोई ब्लास्ट ना कर पाए। आखिर जो आरोपी घूम रहे हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है, अगर वो आइडेंटिफाई ना हो तो दोबारा ऐसी हरकतें करेंगे और शायद दूसरी बार वो गलतियां नहीं करेंगे जिससे इस बार ये कैजुअल्टीज़ बची। अगला सवाल संकल्प का है। हमारे मेंबर हैं, हमें हर एपिसोड के लिए सवाल भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प। बोल रहे हैं, क्या इस्लामिक आतंक अब ख़त्म हो रही नस्ल या डाइंग ब्रीड है? ये पहले ही अपने अधिकांश पेट्रन्स खो चुका है। अलकायदा जैसे संगठित नेटवर्क इसके पिछले अस्तित्व की एक धुंधली परछाई रह गए हैं। आजकल आप अक्सर उन्हें लोन वुल्फ हमलों को प्रोत्साहित करते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि सलाफी वहाबी सऊदी भी मेन स्ट्रीम में आ रहा है। वर्तमान सरकार ने वास्तव में नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं और कट्टरपंथियों की पहुंच के संबंध में कई मिथ्स तोड़ दिए हैं। संकल्प, मेरे करियर में कम से कम 4-5 बार इस्लामिस्ट टेररिज्म ख़त्म हो गया है। तो हर बार जब मैं सुनता हूँ कि कुछ ख़त्म हो गया तो थोड़ा मैं स्केप्टिकल रहता हूँ, क्योंकि कई बार इसको दफना दिया और कई बार मतलब कब्र से फिर बाहर निकल आया है, और इसकी वजह हैं, मैं उनको डिस्कस करूँगा। लेकिन पहली बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कह रहे हो फैक्ट है, वेस्ट में लोन वुल्फ टेररिज्म ही रहा है, और मिडल ईस्ट में भी जो इस्लामिक स्टेट के हाइट पे बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स अटैक्स ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी थी, लग रहा है आज की तारीख नहीं है। लेकिन दुनिया के कई और क्षेत्र हैं जहां लगातार हालात बिगड़ रही है, उनकी हम बात ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वो अफ्रीका में माली जैसे देशों में है, केन्या सोमालिया के बेल्ट में है, अंगोला के एरिया में है, और ये पुअर अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होता है नहीं होता है हम और वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ बहुत बड़े एरियाज़ हैं जहाँ डिफेक्टो कंट्रोल आज की तारीख जिहादी ग्रुपों का है या क्रिमिनल ग्रुपों का है जो जिहादियों से जुड़े हुए हैं, और वहाँ कौन ट्रेन कर रहा है, क्या कर रहा है, हकीकत यह है कि दुनिया की किसी खुफिया सर्विस को आज की तारीख पता नहीं है जी। कई जगह अभी भी मास कैजुअल्टी अटैक्स चल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले नाइजीरिया में एक बहुत टेरिफाइंग इंसिडेंट हुआ था जहाँ 300-350 बच्चे किडनैप हुए ऐसे ही एक टेररिस्ट हमले में, और ऐसे कई अटैक्स हुए हैं। अब जैसे कि मैं कह रहा था, यही अटैक्स कहीं वेस्ट में हो रहे होते, 350 बच्चे उठाए गए थे, तो दुनिया भर में हौहैया चल रहा होता। लेकिन क्योंकि अफ्रीका में कहीं कोने में हुआ है, नोबडी इज़ टू बॉदर्ड। लेकिन ये कहना कि ये ग्रुप्स ख़त्म हो गए सही मेरे ख्याल से नहीं है। डेफिनेटली इस्लामिक स्टेट के टूटने के बाद अफ़गानिस्तान में भी ग्रुप्स अपने आप को उतना मजबूत नहीं बना पाए हैं जितना बना सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब अफ़गानिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रिवाइवल देख रहे हैं धीरे धीरे,
जो अफ्रीका में हो रहा है, इससे ये हमें पता लगता है कि ये ग्रुप्स कुछ सबक सीखे हैं अपने पहले की गलतियों से और चाहते हैं कि एक एरिया में अपना प्रेजेंस पहले मजबूत बनाए, अपने आप को सुरक्षित रखे वेस्टर्न इंटरवेंशन के खिलाफ, और फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तो अगर हम ये सोचें कि इंडिया में ये बात ख़त्म हो गई है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में भी हम कई बार समझते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है जी। और फिर आलस में आ जाते हैं। एक मेरा पार्टी ट्रिक क्वेश्चन है अपूर्वा, आपसे पूछूंगा। आप बताइए, इंडिया में पहला सुइसाइड हमला जो इतिहास में रिकॉर्डेड है वो कब हुआ होगा? वाइल्ड गैस, चलो। सुसाइड हमला 1890। 1890, 1738। और एक बहुत बढ़िया किताब है जो आपको ट्रांसलेशन में थोड़ा गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगी। एक ज़ैन-उद-दीन मबारी थे, जो अरब रेजिडेंट थे केरल के मलाबार कोस्ट के। उनने एक किताब लिखी तुफ़ात अल मुजाहिदीन, क्रॉनिकल्स ऑफ द मुजाहिदीन। उसकी ट्रांसलेटेड वर्जन आप नेट पे थोड़ा गूगल करोगे तो मिल जाएगी। तुफ़ात अल मुजाहिदीन में वो कहते हैं कि मलाबार कोस्ट में जब पोर्चुगीज़ कॉलोनियलिस्ट आने लगे जी। तो उनने जो मलाबार के मुस्लिम्स थे वो अपना गुजारा करते थे स्पाइसेस का ट्रेड करते हुए ओमान और बाकी रेड सी और पर्शियन गल्फ के स्टेट्स के साथ। पोर्चुगीज़ ने वो मोनोपोली तोड़ी और उन पे काफ़ी हमले किए, लड़ाई वड़ाई हुई। और उस वक्त पहले ये फ़िदाइन सुइसाइड अटैक्स शुरू हुए। वो उस वक्त 2 तलवार लेके पोर्चुगीज शिप्स पे चढ़ते थे या चर्चेस पे हमला करते थे। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली, जैसे कि अमेरिकन्स ने किया अफ़गानिस्तान में, जैसे ओसामा बिन लाडेन की बॉडी के साथ किया, उस वक्त भी पोर्चुगीज़ जो थे, जो हमलावर थे, उनकी बॉडीज़ काट के समुंदर में फेंक देते थे। और आज की तारीख भी केरला में छोटे छोटे आपको दरगाह मिलेंगे जहाँ कहा जाता था कि वो बॉडीज़ के पीसेस जहाँ जहाँ वॉशअप हुए वहाँ कोई मिरेक्युलस चीज़ें हुई, जिनकी वजह वहाँ दरगाह बने। और ये रोकने के लिए फिर ये बॉडीज़ और दूर फेंकने लग गए, जैसे कि ओसामा बिन लाडेन की बॉडी समुंदर में फेंक दी थी। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 1920-21 में लगातार जिहादी लहरें आई। भारत में भी 1992-93 में बहुत सारे 1980s के कम्युनल राइट्स के बाद एक जिहादी लहर शुरू हुई। दोबारा वो लहर ख़त्म हो गई, हमने बोला कि ये कहानी ख़त्म हो गई है। एक और लहर आई इंडियन मुजाहिदीन के साथ। लगातार नए नए ग्रुप्स आए हैं और इससे मेरे ख्याल से हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो गुस्सा और क्रोध ये हमलावर ला रहे हैं मैदान में, क्या ये हमारे अपने कम्युनल पॉलिटिक्स के वजह और हमारे अपने सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उनके वजह क्या पैदा हो रहा है। और क्या जब तक हम उन इश्यूज़ को ऑनेस्टली और सीरियसली टैकल नहीं करते, क्या सिर्फ पुलिस ये प्रॉब्लम को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है? तो ये मेरे ख्याल से सवाल अपने आप से पूछना कम से कम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल लूँगी आदित्य का। वो पूछ रहे हैं कि एआई और डीप फेक तकनीक के आने से क्या आपको लगता है कि आतंकवादी हमले की नई तकनीकें होंगी जो आतंकवादियों द्वारा तैयार की जाएंगी और हम आतंकवादियों के हमलों के नए तरीके देखेंगे? बोल रहे हैं, आपके हिसाब से क्या हमारी आंतरिक और सीमा सुरक्षा बल इससे भिड़ने के लिए तैयार हैं, इस बात को देखते हुए कि हम अभी भी अपनी सेनाओं की आधुनिकीकरण या फिर मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी पीछे हैं? देखिए, ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब ये मेरे दिमाग में कम से कम कोई शक नहीं है, जबकि आपका जनरेशन इस पे ज़्यादा रोशनी डाल पाएगा कि इस्लामिक स्टेट ने पहली बार जो बहुत सोफिस्टिकेटेड वीडियो बनाए, जो अपने किलिंग्स भी एक तरह से मतलब मूवीज़ टाइप के स्पेक्टिकल बना देते थे। मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे युवक अट्रैक्ट हुए इस्लामिक स्टेट की तरफ, क्योंकि वो एक ये मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का पूरी तरह फ़ायदा उठा रहा था। और आज तक भी जबकि इस्लामिक स्टेट के प्रोपेगेंडा पे बहुत रोक लगाए गए हैं, बहुत सारे डिजिटल फोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। थोड़ा दब गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। डार्कनेट पे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ अभी भी ये कम्युनिकेशन चल रहा है। और डीप फेक टेक्नोलॉजी के साथ डेफिनेटली ये और अट्रैक्टिव और पावरफुल वो बना पाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है आपका जनरेशन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और मेरे ख्याल से युवक बहुत जल्दी समझ लेंगे कि असली क्या है, झूठ क्या है। लेकिन एक पीरियड ऑफ डिसलोकेशन तो रहेगा जहाँ
भड़कीली चीज़ें या माहौल बिगाड़ने वाले वीडियो जी। चलेंगे, उन पे गुस्सा पैदा होगा, हो सकता है तनाव समाज में बड़े दंगे हुए जिसके रिटेलिएशन में कुछ कुछ हो सकता है। लेकिन वो एक लहर चलेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से लोग समझने लग जाएंगे कि क्या सच्चा है क्या झूठ है, या शायद वीडियोस में उतना विश्वास नहीं रखेंगे, या शायद नए टूल्स आ जाएंगे जो बता देंगे कि ये फेक है कि जेन्युइन है। ये सारी चीज़ें होंगी, पर डेफिनेटली एक पीरियड ऑफ अनसर्टनिटी है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हमारे समाज में जो थोड़े प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम गौर दें। जैसे कि सिंगापुर का अगर मसला लें, तो सिंगापुर में कई दशक पहले सांप्रदायिक दंगे हुए थे वहाँ के एथनिक मले कम्युनिटी और एथनिक चाइनीज़ कम्युनिटी के बीच में। और सिंगापुर बहुत जल्दी समझ गया कि अगर दंगे दोबारा दोबारा होते रहे तो नेचुरली वो शहर की, छोटा सा शहर है, उसकी प्रॉस्पेरिटी बन नहीं पाएगी। जी। तो उनने एक हाउसिंग पॉलिसी फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस की जहां ज़बरदस्ती मलेज़ और चाइनीज़ को साथ पब्लिक हाउसिंग में रहना था। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार चाहती थी कि सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के नाचे और अमर अकबरी एंटनी टाइप चीज़ें करें, लेकिन वो चाहती थी कि हर एक कम्युनिटी समझ जाए कि अगर घर जलाओगे, अगर बगल का घर जलाओगे तो अपना भी घर साथ में जलेगा। और उसके लॉन्ग टर्म नतीजे बहुत अच्छे रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे दोनों कम्युनिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, उनके बच्चे आपस में दोस्त बने, और आज सिंगापुर एक सोसाइटी है जहाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जन्नत है और सारे चाइनीज़ और मले एक दूसरे से बहुत प्यार करते, जी। लेकिन डेफिनेटली 30 साल 40 साल पहले से हालात काफ़ी बेहतर हुई हैं। क्या हम ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव सोच सकते हैं जिससे हमारे शहरों में सांप्रदायिक तनाव कम होगा पॉलिटिकली और पब्लिक पॉलिसी के टर्म्स में? दूसरी बात यह है कि ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे युवक जो दहशतगर्द तंजीमों में गए हैं, ख़ास तौर से महाराष्ट्र और कर्नाटक के युवक, हम कभी कभी समझते हैं कि ये मदरसे से निकले बैकवर्ड यूथ हैं, ये कट्टरपंथी हैं, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के जैसे लड़के देखे तो बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर थे, बहुत सारे हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, और जी। उनके दिल में ये बात थी कि उनको जो पूरी नागरिकता के हक मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। एक शिकायत मुझे कईयों से सुनने में आती थी कि जैसे हम पढ़ लिख गए हैं, हम अच्छी नौकरियां ले गए हैं, लेकिन अभी भी शहर के कुछ इलाकों में लोग हमें घर नहीं देते, फ्लैट नहीं देते। जी। समाज के अंदर बहुत बड़े दरार हैं जिसके वजह बहुत सारे तनाव पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल से जबकि हम अपनी पुलिसिंग पे जोर दे रहे हैं, दूसरे मुल्कों से सीख के हमें अपने सोशल प्रॉब्लम्स का भी कुछ सल्यूशन ढूंढना होगा। मैं समझता हूँ कि हर कम्युनिटी में, हर ग्रुप में पॉलिटिक्स होती है, कट्टरपंथी हर कम्युनिटी में है और हर कम्युनिटी में उसको बढ़ावा देने वाले हैं। लेकिन पब्लिक पॉलिसी आफ्टर ऑल ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए होता है, और ये इशू हमें ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।